जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आजकल वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं हमारे, लेकिन अब हम आपके लिए ये बिना बोर्ड का वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन चलता रहे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वीडियो आपको अपलोड किए हुए मिलेंगे हमारे चैनल पर, और बहुत अच्छे वीडियो और सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलने लगेंगे आपको। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यहाँ तक कि जीएस के सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी। तो इसलिए बस थोड़ा सा धैर्य की अपेक्षा है आप लोगों से। हमारे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए। आपका इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो आपके लिए वीडियो लाए हैं वो अब तक आपने जो पढ़ा है संविधान में उससे संबंधित है। यानी कि संविधान में अब तक आपने जो पढ़ा था, आपने संविधान में पढ़ लिया था। आपको याद होगा कि आपने संविधान में प्रस्तावना, भाग 1, है ना, इसके अलावा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ लिए। तो उससे ही रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव आपको याद होगा कि जब हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से गठित हुई थी, और इसके अलावा संविधान सभा निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। तो इसलिए दोनों चीज़ें हैं। इसमें जो ऑप्शन में हमें दिक्कत आ सकती है, जो कन्फ्यूजन हो सकता है, वो एक तो सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ये सही आंसर हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन जो है उससे भी ज़्यादा सही आंसर है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी आंसर, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं, आयुक्तों व रियासतों के शासकों द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। ये आंसर इसका सही है। यानी कि 389 में से 292 सदस्य विधानसभाओं ने, फिर उसके बाद आयुक्तों ने 4 सदस्य, आपको याद होगा 4 कमिश्नरी थी, और रियासतें यानी कि 93 सदस्य रियासतों के द्वारा संविधान सभा में भेजे गए थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना में कुल मिलाकर एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और उसमें पहले पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी इस प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए। आसान क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तावना के अनुसार क्रम दीजिए। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ के भी सुनाई थी। प्रस्तावना आपको याद होने से आपको इस तरह के क्वेश्चन करना आसानी रहेगी, और ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में बहुत आते हैं। साथ ही साथ यूपीएसआई के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप इसे देख लीजिए, एक बार प्रस्तावना याद करके देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहली लाइन तो आ गई प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी दूसरा शब्द आ गया, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष तीसरा शब्द आ गया, और फिर लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातांत्रिक। एक ही बात होती है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा पहले 3 के बाद फिर 1, यानी कि समाजवादी, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 इसका सही आंसर है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा बी आंसर। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका सही है। उसके बाद अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में लिखा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र होने का मतलब होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अनुवांशिक ना हो, यानी कि वंशानुगत शासन ना होना ही गणतंत्र का उदाहरण है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सा आंसर लगा देंगे, वंशानुगत शासन नहीं है भारत में, और यही क्या है भारत के गणतंत्र होने की पहचान है, यानी कि रिपब्लिक इंडिया की पहचान है कि भारत में शासन वंशानुगत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखिए, ध्वज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, राजधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण होती है। संप्रभुता मतलब सोवरेन, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो संप्रभुता ही होती है। वो राज्य तब तक राज्य बन ही नहीं सकता जब तक कि वो संप्रभु ना हो, यानी कि पूर्णतः आज़ाद ना हो। यानी कि संप्रभु का मतलब मैंने आपको बताया था आसान शब्दों में कि हम अपने स्वामी खुद हैं, अपने प्रभु हम खुद हैं। तो ये संप्रभुता कहलाती है, सोवरेन कंट्री। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा संप्रभुता, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। ये सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो आपने अब तक पढ़ लिया है हमारी वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वही क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये उससे अलग क्वेश्चन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मौलिक अधिकार का नहीं है, कोई नीति निर्देशक तत्व का नहीं है, है ना, या भाग 5 6 का नहीं है। सभी क्वेश्चन वही हैं जो आपने अब तक
5 लेक्चर के माध्यम से, 5 लेक्चर हुए हम हमारे अब तक संविधान में, उनके माध्यम से जो आपने पढ़ लिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। अब आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि भाग 1 आपने पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसी के आधार पर, 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी सॉरी, और 1956 में उसी के आधार पर भाग का, खा, गा, घा, आपको याद होगा 4 वर्गों में राज्य हुआ करते थे पहले भारत में, तो वो 4 वर्ग खत्म कर दिए गए और उन 4 वर्गों को ख़त्म करके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और 5 संघ राज्य बनाए गए हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, और ये कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। तो सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आप जानते हैं कि सबसे प्रमुख भारत में, जैसे आपको याद होगा प्रस्तावना आप पढ़िए, जो प्रस्तावना की पहली लाइन है वो आपको ये बता देगी कि 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको याद होगा हम भारत के लोग, इसका मतलब हम भारत के लोग का मतलब है कि असली शक्ति भारत में कहाँ पर है राजनीतिक सत्ता की? वो है जनता में। तो इसका सही आंसर होगा जनता, यानी कि प्रमुख स्रोत कौन है भारत में राजनीतिक सत्ता का? जनता ही सर्वोच्च है। इसीलिए आप देखते हैं कि नेता चाहे कुछ भी करते रहें लेकिन एंड टाइम पे हाथ फैलाते हुए जनता के सामने ही आते हैं और जनता के सामने ही उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है अपने वोट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आपको याद होगा कि 1952 में बहुत आंदोलन चल रहा था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर, और एक व्यक्ति जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू, जिनका निधन हो गया था 1952 दिसंबर में, और उसी वजह से सरकार को मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बनाना पड़ा जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना है और ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। आपको ये भाग 1 में मैंने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 3 में कहा गया, आर्टिकल 3 में, कि संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, उन्हें तोड़ सकती है, विलय कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है ना। तो ये सब अधिकार किसे दिए गए हैं? संसद को। सही आंसर इसका कौन सा होगा दोस्तों? संसद। तो संसद नए राज्य के गठन कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार नहीं कर सकती बल्कि संसद कर सकती है। फिर देखिए आगे 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? मुझे लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको याद ही होगा ये, तो हम सीधे सीधे इसका आंसर लगा ही लेते हैं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि ब्रिटेन। आपको याद होगा कि एकल नागरिकता का विधान, संसदीय प्रणाली, राष्ट्राध्यक्ष का आनुवंशिक पद, बिल्कुल गलत बोल गया मैं, राष्ट्राध्यक्ष का औपचारिक पद, ये हमने सब चीज़ें कहाँ से ली हैं? ये लिए हमने ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का क्रम बताइए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि इन सभी राज्यों में सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि 22वां राज्य सिक्किम था, जो 1975 में, है ना, भारत का राज्य बना था, और एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम 36वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसके माध्यम से सिक्किम भारत का अंग बना। तो सिक्किम हो गया पहले नंबर पे, यानी कि 5 नंबर पहले आ जाएगा। फिर आपको याद होगा कि 3 राज्य एक साथ बने थे सन 2000 में, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसे याद करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि इनमें देखिए आप, सबसे पहले छत्तीसगढ़, यानी कि सी सबसे पहले आता है। आप अल्फ़ाबेटिकली देख लीजिए, इन सारे राज्यों में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आएगा? सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हो गया 3 नंबर पे। फिर छत्तीसगढ़ के बाद नंबर कर देंगे आप उत्तराखंड का, और झारखंड, है ना, झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसे एंड में कर देंगे। और आप जानते हैं कि सन 2014 में तेलंगाना बना है, तो तेलंगाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले सिक्किम, सिक्किम के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। आंसर हो गया आपका 5, 3, 1, 2, 4। 5, 3, 1, 2, 4 कहाँ लिखा है? सी ऑप्शन है सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया सी, यानी कि 11वां क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान में भारत के कौन कौन से नामों का उल्लेख है? तो संविधान में भारत के सिर्फ 2 ही नाम है, ये तो आपको बहुत आसान है। आर्टिकल 1 आपने पढ़ा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया, ये सिर्फ 2 नाम है हमारे संविधान में, है ना, भारत के लिए प्रयोग किए गए हैं। ना तो आर्यावर्त, ना हिंदुस्तान, और ना कोई और नाम। आपको भारत और इंडिया ही याद रखना है। तो 12 का आंसर हो गया बी। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो आप देखो ये क्वेश्चन आपको भाग 2 में मिलेगा, तो आप थोड़ा सा, ये आसान है इसलिए भी कि ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने आपको लिख दिया ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम जल्दी भाग 2 भी शुरू करने वाले हैं और मुझे लगता है ये हर नागरिक को ये बात तो पता होनी चाहिए कि उसकी नागरिकता कैसे जा सकती है। तो एक तो त्याग दे कोई अपनी स्वेच्छा से, कोई चला जाए तो हम रोक ही नहीं सकते, चला गया जाए भाई, तो त्याग दे एक तो। दूसरा है प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेट, माइग्रेट कर गए, जैसे भारत से दूसरे देश चले गए, माइग्रेट कर गए बिना त्यागे तब भी। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, वंचित का मतलब जैसे युद्ध हो रहा है और युद्ध में हम किसी शत्रु देश की सहायता कर दें तो हमारी नागरिकता से हमें वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब तीनों तरीकों से भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है भारतीय व्यक्ति से, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या आप जानते हैं, देखिए थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, आज से 2 साल 3 साल पहले आप पढ़ते थे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर 2019 में अक्टूबर में क्या हुआ आपको याद होगा कि एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए उसके, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो 29 की जगह राज्य कितने रह गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9। यानी कि सही आंसर क्या था? 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ये बात कब तक सही थी? ये बात सही थी सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 तक। लेकिन फरवरी 2020 में आकर क्या हुआ कि फरवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? वो हैं दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन 2 को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है डी। इसे ज़रूर याद रखें, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, इससे रट लें इसे अच्छे से, है ना। अब 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलेंगे आप, अब आप बोलेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 वो डेट है जब संविधान सभा की 12वीं व अंतिम बैठक हुई थी, है ना। 12वीं बैठक अंतिम बैठक है। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, एक तो अंतिम बैठक किस तारीख को हुई, और अगर आपसे पूछे कि अंतिम बैठक कौन सी थी तो 12वीं बैठक थी, या कोई पूछे कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी तो आप कहेंगे 12 बैठक हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, आपको याद होगा, आपने प्रस्तावना अच्छे से पढ़ रखी है, तो उसमें हमने बोला भी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो जब पंथ निरपेक्ष शब्द जो बोला है वही क्या धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कौन करता है? प्रस्तावना करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये तो आप सीधे सीधे याद करना ही पड़ेगा, एक पॉलिटिकल थिंकर है, जितने नाम लिखे हुए हैं आपके सामने ये सभी पॉलिटिकल थिंकर हैं, राजनीतिक विचारक। इनमें केसी वेयर जो व्यक्ति थे वो ये कहते थे कि भारत ना तो पूर्णतः संघीय है और ना भारत पूर्णतः परिसंघीय है, यानी कि ना तो यूनियन है और ना फेडरल है, तो ये बीच का है, यानी कि अर्ध परिसंघीय या अर्ध संघीय। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये भी लिख के आ जाए ना कि भारत एक अर्ध परिसंघीय राज्य है, परिसंघीय किसने कहा, तब भी आप केसी वेयर बोलेंगे, और अर्ध संघात्मक लिखा तब भी आंसर क्या होगा? केसी वेयर। तो परिसंघ या संघात्मक ये सब चीज़ें हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में, जब मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊँगा तब, कि संघात्मक और परिसंघात्मक, एकात्मक, इन सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये दरअसल ये क्वेश्चन सिविल सर्विस का है, ये 2007 IAS में आया था, और इसमें राज्यों का क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य होना, फिर कौन सा। तो देखो आपको सिक्किम की डेट तो याद भी होगी, 1975 थी, लेकिन उससे पहले हरियाणा बन चुका था 1966 में, और 1963 में नागालैंड बन चुका था, और अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बाद का शायद 1987 का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सही आंसर होगा बी, यानी कि नागालैंड सबसे पहले, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये इन चारों राज्यों का क्रम है बनने का। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, या 68 होगा, 66 होगा, और सिक्किम 1975 और 1975, और अरुणाचल प्रदेश 1987 होगा। शायद इसमें डेट इधर उधर हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन ये क्रम बिल्कुल सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नागालैंड सबसे पहले, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस पे बहुत विवाद रहता है। लोग, कई किताबें हैं, चाहे वो लूसेंट हो चाहे और किताबें हैं, उन बुक्स में आपने देखा होगा कि उसमें आंसर दिया है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। तो आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल गलत आंसर है। तदर्थ झंडा समिति, एडॉक झंडा समिति, अगर बाई चांस एडॉक ना भी आए और अगर केवल झंडा समिति भी आए तब भी आप याद रखेंगे कि संविधान सभा ने जो झंडा समिति बनाई थी उसका कार्यभार सौंपा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। JB कृपलानी तो किसी झंडा समिति के अध्यक्ष तो दूर की बात है कि वो सदस्य भी नहीं रहे, यानी कि कोई कांग्रेस ने कोई कमेटी बना दी हो अंदरूनी तो अलग बात है, लेकिन संविधान सभा ने जितनी कमेटी बनाई उन सभी कमेटियों में झंडा समिति जो कमेटी थी उस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका सही आंसर है। JB कृपलानी बिल्कुल ना लगाएं, ध्यान रखें। वो अलग बात है कि इसमें ऑप्शन ही ना आए, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ही ना मिले और ऑप्शन मिले JB कृपलानी, SC मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तो आप लगाते हैं, फिर JB कृपलानी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति, आपको याद होगा कि प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त के टाइम हुआ है और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे और उनके अलावा उसमें 6 सदस्य और थे। तो मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था आपको आसान, कि आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लें, जैसे अय्यर, अयंगर, है ना। अय्यर एक सदस्य थे, अयंगर एक सदस्य थे, लिखा भी है इसमें। फिर अय्यर, अयंगर, फिर सादुल्ला एक मोमनस व्यक्ति थे, वो उसके सदस्य थे, है ना। फिर KM मुंशी इसके सदस्य थे, N माधव राव इसके सदस्य थे, एक कृष्णाचारी इसके सदस्य थे। तो आप देखो कितने आसानी से याद हो जाएगा अगर आप सर नेम लेंगे इनके सबके, है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको ये सब, कि भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, उसके बाद फिर अय्यर, अयंगर, मुंशी, अय्यर, अयंगर, मुंशी, सादुल्ला, फिर माधव राव, कृष्णाचारी। आसान हो गया। आप देखो इनमें से कौन सा जो मैंने नाम नहीं बोला और वो आपको सामने दिख रहा है, BL मित्र, यानी कि VL मित्र वैसे प्रारूप समिति के सदस्य बने तो थे शुरू में, लेकिन फिर वो उनकी जगह पर एक नए व्यक्ति आए सदस्य के रूप में, जिनका नाम था N माधव राव। तो BL मित्र कुछ समय के लिए प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर पे नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनका जो सही आंसर होगा वो BL मित्र आंसर होगा, यानी कि ठीक है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन थे ये सारे 20 क्वेश्चन आपके जो हैं वो वही हैं जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है। उसके रिवीजन के लिए ये मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने शुरू किए थे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे, आपको याद करने में आसानी रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सभी सही लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। इन सब की एक PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, उसमें भी देख सकते हैं अगर आप चाहें ये सारे क्वेश्चन, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो में देखने में या पढ़ने लिखने में कुछ भी। तो अगले जो क्वेश्चन होंगे मैं फिर आपको अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के करते जाइए, है ना। जल्दी हमारे वीडियो अपलोड होंगे और फिर खूब सारे होंगे, लगातार होंगे। आपको इसका कोई फ़ीस नहीं देनी है, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, है ना। कोई सवाल हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप पढ़िए। और जल्द ही वैकेंसी आने वाली हैं, लेखपाल की भी आने वाली हैं, UP पुलिस की आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस की, तो ये सारी वैकेंसी जल्द आने वाली हैं, तो इसलिए आप लगे रहिए तैयारी में। तो जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।